वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में क्या हर महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए? जानिए आयु, और निवास से जुड़े नियम। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सत्ता में आने पर महिलाओं को प्रतिमाह 2500 हजार रुपए देने का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद महिला समृद्धि योजना को लागू करने की रूपरेखा और इसकी पात्रता तय करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 3 मंत्रियों की एक कमेटी गठित की। उसके बाद दिल्ली की महिलाएं इस योजना के लागू होने का इंतजार कर रही है। उनका इंतजार अगले माह समाप्त हो सकता है। सरकार ने रक्षाबंधन तक इसे लागू करने का लक्ष्य रखा है। इसका नाम भी बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया गया है। इस योजना का लाभ सिर्फ पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में रहने वाले परिवार की महिला को मिलेगा। उस परिवार का वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। इस मानदंड को पूरा करने के बाद भी यदि किसी परिवार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड होगा तो उसके यहाँ की महिला को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने शुरू किया मिशन ग्रीन दिल्ली। लोगों से की 70 लाख पौधारोपण के लक्ष्य से जुड़ने की अपील। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को राजधानी में 70 लाख पौधे लगाने का व्यापक अभियान शुरू किया है। इस जन आंदोलन के रूप में शुरू की गई मुहिम का लक्ष्य दिल्ली को हरा भरा और स्वच्छ बनाना है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में सीएम रेखा गुप्ता ने अभियान में शामिल सभी दिल्ली वासियों का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, ग्रीन दिल्ली के संकल्प को जन आंदोलन बनाने के लिए 70 लाख पौधारोपण अभियान से जुड़े रहे सभी दिल्ली वासियों का हृदय से आभार। आपके हाथों लगाया गया हर पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, हरियाली और स्वस्थ भविष्य की मजबूत नींव बनेगा। दिल्ली वालों को तगड़ा झटका। इस माह भी उपभोक्ताओं को चुकाना होगा अधिक बिजली बिल। बिजली वितरण कंपनियों को एक और माह के लिए उपभोक्ताओं से निर्धारित सीमा 10% से अधिक बिजली खरीद समायोजन शुल्क वसूलने की अनुमति मिल गई है। पिछले माह भी उन्हें यह अनुमति दी गई थी। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार BSES राजधानी पावर लिमिटेड को 17.94% और BSES यमुना पावर लिमिटेड को 17.43% PPAC वसूलने की अनुमति दे दी गई है। यह पिछले माह के बराबर है। वहीं टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड को पिछले माह के 15.99% की जगह 12.21% वसूलने की अनुमति दी गई है। निर्माण स्थलों से होने वाले प्रदूषण पर अब AI की नजर। दिल्ली में लॉन्च हुआ धूल पोर्टल 2.0। दिल्ली में निर्माण और विध्वंस स्थलों से होने वाले वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म धूल पोर्टल 2.0 और इसका मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा तैयार यह आधुनिक प्लेटफॉर्म AI की मदद से धूल नियंत्रण के उपायों को सीधी निगरानी करेगा। पोर्टल 1.0 में अपेक्षाकृत कम विशेषताएं थी। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के अनुसार राजधानी के वायु प्रदूषण में निर्माण गतिविधियों और सड़क की धूल का बड़ा हाथ है। गर्मियों में यह कुल प्रदूषण का लगभग 27% और सर्दियों में 15% हिस्सा बनती है। इसके अलावा PM10 उत्सर्जन में इसकी हिस्सेदारी 66% और PM 2.5 में करीब 38% है। ऐसी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पोर्टल की औपचारिक शुरुआत की है। इस मौके पर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा सहित वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। दिल्ली लक्ष्मी योजना सिर्फ उन्हें मिलेगा लाभ जो 10 साल से दिल्ली में है। एक परिवार से एक ही महिला पात्र। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली अपनी महत्वाकांक्षी महिला समृद्धि योजना का आधिकारिक नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में योजना की तैयारियों की समीक्षा करते हुए इसे रक्षाबंधन के आसपास शुरू करने का लक्ष्य तय किया है। योजना के तहत 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बैठक में मुख्य सचिव राजीव वर्मा और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
15 जुलाई से 15 अगस्त तक आम पर्यटकों के लिए बंद रहेगा लाल किला। एएसआई ने जारी किया आदेश। लाल किला में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। समारोह के मद्देनजर लाल किले के सुरक्षा व्यवस्था, सुंदरीकरण, मरम्मत कार्य, मंच निर्माण और अन्य तैयारियां तेज है। तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 1 माह के लिए लाल किला में आम पर्यटकों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जारी सूचना में बताया कि 15 जुलाई से 15 अगस्त तक लाल किला आम पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। एएसआई ने यह फैसला सुरक्षा व्यवस्था और स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए लिया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह संपन्न होने के बाद 15 अगस्त को दोपहर बाद यह प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। 311 पर शिकायतें करे, एमसीडी की अपील पर भड़के दिल्ली वाले, बोले 10 शिकायतों की फिर भी कोई एक्शन नहीं। दिल्ली नगर निगम ने राजधानी की सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए नागरिकों से गड्ढों और ऊबड़ खाबड़ सड़कों की शिकायत एमसीडी के हेल्पलाइन नंबर 311 पर करने की अपील की है। एमसीडी ने एक्स पर इस संबंध में एक पोस्ट साझा किया है। हालांकि दिल्ली वासियों ने इस पोस्ट के कमेंट बॉक्स में शिकायतों का अंबार लगा दिया है। पोस्ट में लिखा गया है, गड्ढा देखा, नजरअंदाज न करें। एमसीडी से 311 के माध्यम से रिपोर्ट करें और दिल्ली की सड़कों को हर किसी के लिए सुरक्षित बनाने में हमारी मदद करें। इस पोस्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके कार्यालय के अधिकारी के एक्स हैंडल समेत मंत्री प्रवेश वाही को टैग किया गया है और पोस्ट में एक तस्वीर भी साझा की गई है। तस्वीर के माध्यम से नागरिकों से एमसीडी 311 ऐप या हेल्पलाइन के जरिए शिकायत दर्ज करने और शिकायत नंबर के माध्यम से ट्रैकिंग करने का अपील की गई है। निगम पोर्ट होल फ्री दिल्ली बनाने के लिए जनता के सहयोग से लगातार प्रयास कर रहा है। बांदर कोयला ब्लॉक केस में विच्छेद दर्दा परिवार पर से हटा, ईडी का शिकंजा, कोर्ट ने खारिज किया मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। रावजेवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने महाराष्ट्र के बांदर कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व सांसद विच्छेद दर्दा, उनके बेटे देवेंद्र दर्दा और अन्य आरोपितों के खिलाफ ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत सोमवार को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि जब मूल अपराध में सभी आरोपित बरी हो चुके हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले का आधार ही समाप्त हो गया है। और विशेष न्यायाधीश सुनील शर्मा ने कहा कि हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध अनुचित अपराध से अलग है और स्वतंत्र है, लेकिन उसका अस्तित्व अनुचित अपराध और उससे अर्जित अपराध की आय पर निर्भर करता है। जब आरोपित अनुसूचित अपराध से बरी हो गए हैं तो अपराध की आय का कोई भी प्रश्न नहीं उठता है। ऐसे में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत लंबित शिकायतों को समाप्त किया जाता है। राजेंद्र नगर हादसे में कोर्ट के आदेश के बाद नया मोड़ 3 एमसीडी इंजीनियरों के खिलाफ विभागीय जांच जारी। ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसे में सीबीआई ने अपनी पूरक अंतिम जमानत में रिपोर्ट में नगर निगम के 3 इंजीनियरों को ड्यूटी में लापरवाही का दोषी ठहराया है। वहीं तत्कालीन उपायुक्त कुमार अभिषेक और तत्कालीन सुपरिटेंडिंग इंजीनियर अजय नागपाल को क्लीन चिट दी गई है। रिपोर्ट प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश भट्ट की अदालत में दाखिल की गई है। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि करोल बाग जोन के तत्कालीन जूनियर इंजीनियर अर्नव दत्ता, सहायक अभियंता राजीव कुमार जैन और कार्यकारी अभियंता कुमार महेंद्र ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरती है। एजेंसी की सिफारिश एमसीडी ने 3 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी है, जो अभी जारी है। दिल्ली में नया सफर योजना लागू, पुरानी ट्रक बस हटने पर 100% तक टैक्स छूट, 2 लाख से ज्यादा वाहन मालिकों को लाभ। दिल्ली सरकार ने राजधानी और एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वाले पुरानी ट्रकों और बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की नया सफर योजना लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड के माध्यम से संचालित इस योजना का उद्देश्य BS4 और उससे पुराने व्यावसायिक वाहनों के स्थान पर BS6 अथवा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। योजना के तहत आर्थिक प्रोत्साहन, टैक्स में छूट और स्क्रैपेज लाभ दिए जाएंगे। योजना के अनुसार पात्र नए वाहनों पर 100% और मोटर व्हीकल टैक्स की छूट, पात्र पुरानी गाड़ियों की खरीद पर 10 वर्ष के लिए 50% टैक्स राहत, रजिस्ट्रेशन फीस माफी तथा स्क्रैप किए जाने वाले पात्र वाहनों की रोड टैक्स और फिटनेस पेनल्टी। क्या अब सुरक्षित रहेगी दिल्ली की पुरानी हवेलियां? अवैध निर्माण रोकने के लिए एमसीडी ला रहा है नया प्लान। राजधानी दिल्ली में पुरानी सुरक्षित इमारतों और हवेलियों को संरक्षित करने के लिए एमसीडी इसकी जियो टैगिंग की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके लिए एमसीडी जल्द ही इसके लिए सलाहकार की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसका उद्देश्य एमसीडी की हेरिटेज इमारतों का संरक्षण करने के साथ ही इसका दुरुपयोग रोकना है, क्योंकि समय के साथ दिल्ली में बड़ी जमीन की कीमतों के बाद यह देखने में आ रहा है कि लोग इन इमारतों में भी नक्शा पास कराकर निर्माण कर रहे हैं, जो कि नियमों के विपरीत है।
सर्विस लेन का सीवर जाम, 2 महीने से राधे कृष्ण अपार्टमेंट में भरा पानी, बीमारी के साए में जीने को मजबूर लोग। द्वारका सेक्टर 3 स्थित राधे कृष्ण अपार्टमेंट के निवासी पिछले 2 महीनों से जल बोर्ड की अनदेखी की कीमत चुका रहे हैं। सोसाइटी के सामने मुख्य सर्विस लेन के नीचे मुख्य सीवर लाइन पूरी तरह से जाम है। नियमित रखरखाव और सफाई न होने के कारण सीवर लगातार ओवरफ्लो हो रहा है, जिसका बदबूदार और दूषित पानी पूरी सोसाइटी परिसर में फैला है। हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि लोगों का पैदल चलना भी दूभर है। निवासियों ने मुख्य गेट से लेकर गलियारे तक पहुंचने के लिए गंदे पानी के बीच ईंटों और पत्थरों के अस्थायी पुल बनाए हैं, जिन पर संतुलन बनाकर लोग किसी तरह अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। सीबीएसई का 3 भाषा वाला नियम बदलेगा, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र, एनसीईआरटी और बोर्ड को नोटिस, क्यों हो रहा है इसका विरोध। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाएं पढ़ना अनिवार्य करने वाली सीबीएसई की नीति को चुनौती देने वाली 2 नई याचिकाओं पर केंद्र सरकार, एनसीईआरटी और सीबीएसई से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर और गोपाल शंकर नारायणन की दलीलों पर संज्ञान लिया और केंद्र व अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर 10 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को करेगा। क्या अब बारिश में नहीं डूबेगा आईटीओ? जल भराव रोकने के लिए पीडब्ल्यूडी ने तैयार किया 1.3 करोड़ का मास्टर प्लान। राजधानी के सबसे बड़े जल भराव हॉटस्पॉट में शामिल आईटीओ पर वर्षा के दौरान जल भराव की समस्या अब भी बनी हुई है। वर्ष 2023 से इस समस्या के समाधान के लिए कई प्रयास किए जा गए हैं, लेकिन अब पूरी तरह राहत नहीं मिल पाई है। हालांकि पिछले वर्षों में इस हॉटस्पॉट पर जल भराव की समस्या नहीं देखी गई है। लोक निर्माण विभाग ने आईटीओ पर जल भराव रोकने की व्यवस्था को और बेहतर करने का फैसला किया है। इसके तहत मुख्य रूप से 1.3 करोड़ रुपए की लागत से आईटीओ पंप हाउस का अपग्रेडेशन किया जाएगा, जिसे 3 महीने में पूरा करना है। 650 करोड़ के दिल्ली स्वास्थ्य घोटाले की जांच का दायरा बढ़ा, अस्पतालों की अनियमितताएं उजागर। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग में 650 करोड़ रुपए के दवा एवं चिकित्सा उपकरण खरीद घोटाले की जांच सीपीए तक सीमित नहीं रही। अस्पतालों की हो रही स्टॉक ऑडिट में इस जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। एक कर दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दवा तथा उपकरण खरीद से जुड़ी अनियमितताएं सामने आने लगी है। जांच एजेंसियों का मानना है कि खरीद प्रक्रिया में व्यापक स्तर पर हेराफेरी का प्रभाव अस्पतालों तक भी पहुंचा है। इसी कड़ी में अस्पतालों के खरीद रिकॉर्ड, भुगतान, स्टॉक और उपयोग का मिलान किया जा रहा है। नया मामला जीपी पंत अस्पताल का है, जहां एसीबी ने 15 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय अनियमितताओं की जांच शुरू की है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जांच केवल दवा खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दवाओं एवं उपकरणों की खरीद बिना टेंडर, भुगतान, बाजार से अधिक कीमत पर खरीद, स्टोर एवं भुगतान रिकॉर्ड, अनुबंधों में गड़बड़ी तथा 12 वर्षों से बिना नवीनीकरण संचालित कैंटीन ठेके सहित कई वित्तीय मामलों को शामिल किया गया है। अंकित शर्मा हत्याकांड में कैसे तय हुई दोषियों की सजा? कोर्ट ने बताए दोष सिद्धि के 5 सबसे मजबूत आधार। आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्याकांड में दोष सिद्धि सुनाते हुए कड़कड़ुमा कोर्ट ने अपने 320 पन्नों के फैसले में आपराधिक मामलों में दोष सिद्धि की कानूनी कसौटी भी स्पष्ट की है। अदालत ने कहा कि संदेह से परे का सिद्धांत काल्पनिक, भावनात्मक या अनुमान आधारित शंकाओं के लिए नहीं है। केवल यह भी संदेह न्यायिक रूप से स्वीकार्य माना जाएगा जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिंह की अदालत ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य हर हाल में दोषी सिद्ध करना या प्रत्येक मामले में आरोपित को संदेह का लाभ देना नहीं है। न्यायालय का दायित्व उपलब्ध साक्ष्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन कर सत्य तक पहुंचाना है। यदि प्रस्तुत साक्ष्य किसी सामान्य और विवेकशील व्यक्ति के मन में अपराध के संबंध में विश्वास पैदा करते हैं तो केवल कल्पनाओं पर आधारित शंकाओं के आधार पर उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता। पंप पर सामान्य और E20 पेट्रोल का मिले ऑप्शन रेट भी हो कम, केजरीवाल की पीएम मोदी को चिट्ठी। आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल के मुद्दे पर प्रेस वार्ता कर फिर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि इस मामले पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। केजरीवाल ने बताया कि खत में उन्होंने हर पेट्रोल पंप पर E20 पेट्रोल और सामान्य पेट्रोल पंप 2 विकल्प उपलब्ध करवाने का मांग की है और E20 पेट्रोल के दाम कम रखे जाने की मांग भी उठाई है। उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम जनता की ओर से एक पिटीशन तैयार की है, जिसमें कोई भी व्यक्ति आपकी साइट पर जाकर पिटीशन पर साइन कर अपनी बात लिख सकता है। स्टॉप
e20petrol.com के जरिए लोग प्रधानमंत्री के नाम याचिका पर हस्ताक्षर कर अपनी आवाज दर्ज करवा सकते हैं। लिफ्ट में फंसी 5 लड़कियां तो डर के मारे पढ़ने लगी हनुमान चालीसा। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी का वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा के वेस्ट के सेक्टर टेक जोन 4 स्थित गैलेक्सी वेगा सोसाइटी में लिफ्ट खराब होने से 5 लड़कियां आधे घंटे तक फंसी रही। लिफ्ट में फंसी लड़कियों के खुद की रक्षा के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। इसका एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है, जिस पर लोगों ने विभिन्न तरह की राय भी दी है। कैसे शुरू हुई थी हिंसा और 4 दिन तक क्यों सुलगती रही राजधानी? 2020 से अब तक दिल्ली दंगों की पूरी कहानी। आप पर कपिल मिश्रा का बड़ा हमला। दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन केवल एक्टर डायरेक्टर तक भी पहुंचेगा। कानूनी दिल्ली सरकार में मंत्री और भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों को लेकर बड़ा बयान देते हुए आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दंगों में दोषी ठहराए गए पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन केवल एक्टर थे और कानून के हाथ उन डायरेक्टरों तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पूरी साजिश रची थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि सड़कों को बंद कर हिंदुओं के नरसंहार की योजना के तहत दंगे कराए गए थे। पंजाब में नया निवेश और रोजगार लाएंगे सीएम। मान भारत टैक्स 2026 में कपड़े उद्योग के लिए रखेंगे अपना प्लान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान मंगलवार को दिल्ली दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे भारत टैक्स 2026 में पंजाब का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भारत टैक्स 2026 में पंजाब स्टेट पवेलियन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे रीइमेजिंग पंजाब टेक्सटाइल फ्यूचर फ्रॉम ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ टू टेक्निकल लीडरशिप विषय पर आयोजित पंजाब नॉलेज सेशन को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री मान इस सत्र के दौरान निवेशकों और टेक्सटाइल उद्योग के प्रतिनिधियों को पंजाब में निवेश के अवसरों की जानकारी देंगे। साथ ही टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार की नई औद्योगिक नीति और विजन भी पेश करेंगे। एक कॉरिडोर, 7 इंटरचेंज और ड्राइवरलेस ट्रेन। दिल्ली मेट्रो की इंद्रप्रस्थ लाइन की खासियत। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर का औपचारिक निरीक्षण कर दिया है। सराय रोहिला मेट्रो स्टेशन साइट पर डायाफ्राम वॉल निर्माण के साथ इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। प्रस्तावित सराय रोहिला स्टेशन इस कॉरिडोर का प्रमुख स्टेशन होगा। यह सेंट्रल दिल्ली के बीचों बीच स्थित है, जहां आसपास के शिक्षण संस्थान, करोल बार मार्केट, सिनेमा हॉल और देशबंधु गुप्ता रोड जैसे महत्वपूर्ण स्थान है। यह स्टेशन स्थानीय लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। 12.370 किलोमीटर लंबा इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर पूरी तरह भूमिगत होगा और इसमें 10 भूमिगत स्टेशन बनाए जाएंगे। यह मजेंटा लाइन का विस्तार है, जो पूरा होने के बाद दिल्ली मेट्रो का सबसे लंबा कॉरिडोर बन जाएगा। इस रोड पर 7 अलग अलग मेट्रो लाइनों के साथ इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध होगी। दिल्ली एचसी में आज वकीलों की हड़ताल। आर्थिक अधिकार क्षेत्र को 10 करोड़ की सीमा तक बढ़ाने का क्यों हो रहा विरोध? जिला अदालतों के आर्थिक अधिकार क्षेत्र या वित्तीय सीमा को 2 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने का समर्थन करने की दिल्ली हाईकोर्ट की फुल कोर्ट के विचार के विरोध में दिल्ली हाईकोर्ट एसोसिएशन ने 14 जुलाई को काम से दूर रहने का निर्णय किया है। सोमवार को डीएचसीबी ने अपने कार्यकारी समिति में संबंध में प्रस्ताव पारित किया है। डीएचसीबी ने कहा कि प्रस्तावित बढ़ोतरी से न्याय प्रणाली के साथ साथ बड़ी संख्या में इसके सदस्यों की प्रैक्टिस, आजीविका और पेशेवर हितों पर काफी असर पड़ेगा, क्योंकि इससे हाईकोर्ट के मामलों की संख्या लगभग 70% कम हो जाएगी। 3 दशक पुरानी परंपरा खत्म अब नहीं सजेगा दिल्ली पुस्तक मेला। जानिए इसके पीछे की असली वजह। किताबों के शौकीन एवं साहित्य प्रेमियों के लिए बहुत ही निराश करने वाली खबर है। देश की राजधानी में हर साल अगस्त के आसपास आयोजित होने वाला प्रतिष्ठित दिल्ली पुस्तक मेला अब इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया है। प्रगति मैदान में लगने वाले इस मेले पर हमेशा के लिए ताला लग गया है। स्थिति भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन और भारतीय प्रकाशक संघ के बीच लगातार बढ़ते आपसी मतभेदों और तल्खी के कारण पैदा हुई है। इस फैसले के साथ ही दिल्ली की संस्कृति का हिस्सा बन चुकी 31 साल पुराना एवं खूबसूरत परंपरा का अंत हो गया है। इस पुस्तक मेले की शुरुआत ITPO और FIP के संयुक्त तत्वाधान में वर्ष 1995 में हुई थी। एनिमेशन गेमिंग में करियर का सुनहरा मौका। DSEU की डिग्री के साथ मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और प्लेसमेंट। यदि आप एनिमेशन गेमिंग, डिजाइनिंग या
विजुअल इफेक्ट्स के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो दिल्ली सरकार ने ऐसे लोगों को इस क्षेत्र में वैश्विक अवसर देने के लिए कदम उठाए हैं। इसके तहत दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी और माई अकेडमी ऑफ एडवांस सिनेमेटिक्स की मूल कंपनी के बीच 5 साल के लिए समझौता हुआ है। इसके तहत अब छात्रों को क्रिएटिव इंडस्ट्री के प्रैक्टिकल इन डिमांड हुनर के साथ साथ विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हुई थी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री इस साझेदारी की घोषणा करते हुए कहा कि एनिमेशन, गेमिंग और कॉमिक्स का क्षेत्र भारत में 16-17% की सालाना रफ्तार से बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जजों का चयन गहन प्रक्रिया से होता है, देश की विविधता रखा जाता है ध्यान, CJI सूर्यकांत। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शीर्ष अदालत ने जजों का चयन कॉलेजियम द्वारा की जाने वाली एक गहन और विचार विमर्श वाली प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के दौरान क्षेत्र के साथ साथ अलग अलग हाईकोर्ट के प्रतिनिधित्व व देश की विविध सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि पर भी विचार किया जाता है ताकि यह संस्था सच में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली बनी रहे। CJI ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुलभ, किफायती और त्वरित न्याय देने की कोशिश जारी रखने के साथ ही सुनिश्चित करेगा कोई भी व्यक्ति न्याय प्रणाली से खुद को अलग अलग महसूस नहीं करे। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च संवैधानिक अदालत होने के नाते सुप्रीम कोर्ट में भारत की विविधता झलकनी चाहिए। पहले बंद घरों की घूम घूम कर करता था रेकी, फिर देता था चोरी को अंजाम, लाखों का माल बरामद। बंद मकानों की पहले रेकी कर फिर मौका मिलते ही उनमें सेंध लगाकर चोरी करने वाले को कीर्ति नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित 21 वर्षीय अजय उर्फ AG तिलक नगर ने के न्यू श्याम नगर का निवासी है। आरोपित की निशानदेही पर पुलिस ने करीब 3 किलोग्राम वजन की 3 चांदी की ईंटें, 4 सोने की चेन, 4 सोने की कंगन, 1 सोने का सेट, करीब 50 ग्राम सोना, 2 अंगूठा, 1 जोड़ी झुमकी, चांदी का पात्र, चांदी का बर्तन, कपड़े और अन्य घरेलू सामान की चोरी के माल का बड़ा हिस्सा बरामद किया है। पुलिस अब बाकी सामान की बरामदगी और आरोपित की अन्य वारदातों में संलिप्तता की जांच कर रही है। द्वारका एक्सप्रेसवे टनल में कार में लगी आग, धुएं से मची अफरा तफरी, बड़ा हादसा टला। द्वारका एक्सप्रेसवे के टनल में सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे एक रिनॉल्ट क्विड कार के इंजन से अचानक चिंगारी निकलने लगी, जिसके बाद उसमें आग लग गई और काला धुआं उठने लगा। देखते ही देखते पूरी टनल धुएं से भर गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। हालांकि समय रहते कार में सवार 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जिससे बड़ा हादसा टल गया। वहीं आग की चपेट में आने से कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक ने इंजन से धुआं निकलते ही कार रोक दी। आसपास मौजूद अन्य वाहन चालकों ने भी मदद की और आग को फैलने से रोकने का प्रयास किया। घटना कितनी तेजी से हुई है कि दमकल विभाग को सूचना देने का मौका नहीं मिल सका। बाद में जली हुई कार को टनल से हटाया गया। दिल्ली में मॉनसून के दौरान यमुना नदी में बढ़ता मौत का खतरा, सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। राजधानी में यमुना नदी से जुड़े जलाशयों में डूबने की घटना लगातार बढ़ रही है। हाल ही में अलीपुर में 4 किशोरों की डूबने से हुई मौत ने एक बार फिर नदी किनारे सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल दी है। मॉनसून के दौरान जलस्तर बढ़ने और तेज बहाव के बावजूद कई संवेदनशील घाटों और यमुना किनारे चेतावनी बोर्ड, बैरिकेडिंग, लाइफ गार्ड और बचाव उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। ऐसे में प्रशासनिक लापरवाही और लोगों की असावधानी मिलकर जानलेवा साबित हो रही है। हर वर्ष वर्षा के मौसम में यमुना का जलस्तर बढ़ने के साथ हादसों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग नदी में नहाने, मौज मस्ती करने और गहरे पानी में उतरने के से बाज नहीं आते। दिल्ली के 9000 सफाई कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी, MCD चेयरमैन का बड़ा ऐलान, जाने पूरा प्लान। दिल्ली नगर निगम पर्यावरण प्रबंधन सेवाएं समिति के चेयरमैन संदीप कम्बूर ने बताया कि इस साल 1600 से अधिक कर्मचारियों को नियमित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अब हमने शेष 9000 के करीब सफाई कर्मचारियों को नियमित करने की योजना इस वर्ष के लिए बनाई है। हमारी कोशिश है कि सभी को इस वर्ष पक्का कर दिया जाएगा। इसमें 4000 के करीब लेफ्ट आउट कर्मचारी है और शेष वह कर्मचारी है जो अभी तक नियमित होने की प्रतीक्षा में है। कपूर ने बताया कि हम ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों की फाइलें पूरी करा रहे हैं। सभी को वरिष्ठता सूची तैयार की गई है, लेकिन जिनकी फाइलों में दस्तावेज पूरे नहीं है, हम अधिकारियों के साथ मिलकर उनके दस्तावेज पूरा करा रहे हैं। 400 करोड़ का बजट, 5 महीने का वक्त, फिर भी सिर्फ कागजों पर क्यों दौड़ रही दिल्ली चिड़ियाघर की कायाकल्प योजना।
दिल्ली चिड़ियाघर को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार की 400 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजना फिलहाल कागजों से आगे बहुत कम बढ़ी है। फरवरी में परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद उम्मीद थी कि सबसे पहले आगंतुकों को राह देने वाले काम शुरू होंगे, लेकिन 5 माह बाद भी अधिकारियों ने उसी दूसरे प्रवेश द्वार की योजना दोहराई जो पहले से इस मास्टर प्लान का हिस्सा है। परियोजना के तहत भेरो रोड की ओर नया प्रवेश द्वार बनाया जाना है, जिससे मथुरा रोड पर लगने वाले ट्रैफिक दबाव और लंबी कतारों से राहत मिलेगी। इसी पैकेज में आधुनिक विजिटर प्लाजा, पार्किंग, टिकटिंग व्यवस्था, इंटरप्रिटेशन सेंटर और अन्य सुविधाएं भी विकसित हो रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इन कार्यों की रफ्तार अभी दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।